So students, here we are going to study most important numericals of the chapter. So first is electromagnetic waves travel in a medium at a speed of 2.0 into 10 power 8 meter per second. The relative permeability of the medium is 1.0. Find the relative permittivity. आपको permittivity फाइंड आउट करनी है और relative permittivity आपको दी हुई है. ठीक है, तो जो गिवन है आपके पास उसको देखते हैं. गिवन इज व्हाट? दिस इज स्पीड ऑफ electromagnetic wave in a medium. electromagnetic wave in a medium. तो कितना दिया है देखिए आप, दैट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको पता है, दिस फॉर्मूला यू नो बेटर. दिस इज v इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू इंटू एप्साइलन. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम इज 1 बाई म्यू रूट म्यू एप्साइलन. जैसे आप C लिखते हैं तो वैक्यूम में लिखते हैं आप 1 बाई म्यू नॉट ई नॉट, और यहाँ पे मीडियम बोला हुआ है तो आप लिखेंगे 1 बाई म्यू एप्साइलन. आप देखिए यहाँ पे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं हम 1 बाई रूट, इसको लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट, और E को लिख सकते हैं ई आर ई नॉट, मतलब एप्साइलन आर एप्साइलन नॉट. क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है रिलेटिव जो आपके पास परमेबिलिटी दैट इज म्यू बाई म्यू नॉट. तो यहाँ पे म्यू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये मैंने लिख दिया. सिमिलरली आप एप्साइलन जो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज इक्वल टू ई बाई या एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट, तो ई किसके बराबर आ गया आपके पास, ई आर इंटू ई नोट. तो मैंने ये लिख दिया. आपको ये चीज़ नोट करनी है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव ने मीडियम में बोला हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. वैक्यूम बोलें तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट लिख देंगे आप. अब नाउ सी, इसको आगे कैसे करेंगे आप. v इज इक्वल टू 1 बाई, यू अरेंज द वैल्यूज, दिस इज म्यू नोट, ओके. उसके बाद है एप्सिलॉन नोट, और इसको आगे लिख सकते हैं आप ऐसे करके, ये आपके पास है म्यू आर epsilon r. So this value become that is equal to c by mu r और epsilon r. क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है कि c is equal to, because you know this better, c is equal to 1 by mu naught epsilon naught, root of 1 by c is equal to 1 by root mu naught epsilon naught. तो ये वैल्यू बन गई c, और बाकी चीज़ बच गई आपके पास, ये दिस टर्म इज c के बराबर है, और ये बाकी आपके टर्म बच गई. इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास क्या जाएगा, ये सी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू आर और एप्सिलॉन आर. ठीक है. अगर आपको अब फाइंड आउट करना है, इसने पूछा कि हैंस फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी. आपको पूछा रिलेटिव परमिटिविटी, हैंस रिलेटिव परमिटिविटी, हैंस रिलेटिव परमिटिविटी, relative permittivity, relative permittivity, hence relative permittivity that is equal to आपके पास क्या है, ये एप्सिलॉन आर. सो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू आर इंटू, देखिए ये आपके पास आएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू आर इंटू वी आर, वी स्क्वायर. ई आर इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो सी स्क्वायर बाई म्यू आर इंटू वी स्क्वायर. बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपको इसका आंसर अभी आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी स्क्वायर मीन स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और म्यू आर की वैल्यू आपको, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, म्यू आर की वैल्यू आपके पास, and the value of mu r is what, this is 1.0. relative permeability value is 1.0, और v की वैल्यू आपको दी हुई स्पीड ऑफ लाइट गिवन जो है आपके पास, दैट इज 2.0 इंटू 10 पावर 8 होल स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बन गया 3 3 ज़ा 9 और 10 पावर 16 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 2 ज़ा 4 एंड 10 पावर 8 इंटू 10 पावर 8 होगा 10 पावर 16. ये चीज़ कट गई इससे,
ठीक है। तो आपके पास बचा 9/4, दैट इज इक्वल टू 4 2 8, और 8 के बाद 20 हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 2 8 और 1 कैरी, 4 2 8 और 10 हो गया, 4 2 8 अगेन, तो आपके पास आ जाएगा 4 5 20, इट मीन्स 2.25. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो लेट्स टेक second question. A plane electron wave of frequency 20 megahertz travels in free space along x direction, means at a particular frequency, means ऐसे करके देखिए आप, ये वेव है कोई, तो इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है ऐसे करके, ठीक है, इन फ्री स्पेस along x एक्सिस की तरफ मूव कर रही है. दिस इज, इट मीन्स दिस इज y एक्सिस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट स्पेस एंड टाइम, ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दिस इज 6.3 J यूनिट वेक्टर वोल्ट पर मीटर. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या होगा, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव करती हैं, तो आपको वो फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट्स राइट फर्स्ट व्हाट इज गिवन. सो now see the solution of this second question. So it is given electric field that is 6.3 J यूनिट वेक्टर वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का. और जो आपके पास आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? दिस इज सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू E/C. मीन्स आप ये देखिए फॉर्मूला देखिए, C इज इक्वल टू होता है आपके पास E0/B0, या इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, या एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने सिंपली E/C लिख दिया. तो अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो वैल्यू देखिए आप, E की वैल्यू आपको पता है 6.3 वोल्ट पर मीटर इनवर्स, ठीक है, या पर मीटर इन अपॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है. सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. सो डिवाइड दिस 3 to the 6.313. सो आपके पास क्या बचा ये अभी देखिए. सो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या आ गई, दैट इज़ 2.1, ओके, 2.1 × 10⁻, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा 10⁻−8 टेस्ला, ओके, टेस्ला. तो आपके पास ये यूनिट आ गया मैग्नेटिक फील्ड का. क्लियर. अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए ऊपर की तरफ हैं, y एक्सिस की तरफ हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी z की तरफ हैं, z एक्सिस की तरफ, और वेव जो है x एक्सिस की तरफ मूव कर रही है. तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर. तो आपके पास J क्रॉस K क्या आएगा, I, J क्रॉस K आएगा I. तो यहाँ पे देखो ये y एक्सिस की तरफ है, ये z एक्सिस की तरफ है, और ये वेव परपेंडिकुलर आपस में, दोनों E और B आपस में परपेंडिकुलर हैं, and they are moving along x axis. So E is perpendicular to B, also it is perpendicular to x axis where the wave is moving. So it is along x axis. तो देखिए आपस में ये परपेंडिकुलर हैं और ये along x axis जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. आप देखिए ऐसे करके अप डाउन मीन्स एम्पलीट्यूड, और दे आर इन फेज, दे बोथ आर इन फेज. इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, इसका मतलब एज J क्रॉस K दैट इज इक्वल टू, मीन्स ये K है, ये J है आपके पास, और दिस इज I यूनिट वेक्टर. तो J क्रॉस K इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर मिलेगा हमें, I यूनिट वेक्टर, ठीक है. तो आप क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मतलब अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक जो फार्मूला आएगा आपके पास, जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आएगा, ठीक है, इट मीन्स वी कैन से वेक्टर B, magnitude of B is along या z direction. It means vector B is along z direction. We can write B is equal to 2.1 × 10⁻−8 K यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ है, K यूनिट वेक्टर की तरफ, मतलब z डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए ये आ गया आपके पास 2.1 × 10⁻−8 K यूनिट वेक्टर टेस्ला. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये आ गई. ओके स्टूडेंट्स,
Now we'll discuss the. Now students, we are taking third numerical, that is light with an energy flux of 18 watts per centimeter square fall on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 20 centimeter square, find the average force exerted on the surface during a 30 minutes time span. अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें बोला कि लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वोल्ट्स। तो आपके पास जो गिवन है वो लिखिए पहले, दिस इज एनर्जी फ्लक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज गिवन 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा आपके पास, यूनिट इसका चेंज हो जाएगा, जूल पर सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पावर इज व्हाट, पावर का फॉर्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वर्क डन होता है का यूनिट जूल और टाइम का सेकंड, तो बन गया जूल पर सेकंड। तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस एट ए इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, इफ द सरफेस हैज एन एरिया दिया हुआ, तो एरिया इज व्हाट, एरिया इज गिवन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फाइंड एन एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग ए 30 मिनट टाइम स्पैन। आपके पास टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इज व्हाट, दिस इज 30 मिनट। इसका मतलब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 30 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 1800 सेकेंड। ठीक है, अब आपको पूछा है कि फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग ए 30 मिनट्स टाइम स्पैन। आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स फाइंड आउट करनी है आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए आपको एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगी। इसका मतलब हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस, टोटल एनर्जी falling on the surface, total energy falling on the surface that is equal to, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एनर्जी फ्लक्स इनटू टाइम, पीछे पढ़ा था हमने, एनर्जी फ्लक्स इनटू टाइम इनटू एरिया। ठीक है, एनर्जी फ्लक्स इनटू टाइम इनटू एरिया। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास, एनर्जी फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास ये वाली है 18। ठीक है, इनटू टाइम आपके पास दिया हुआ है 1800, ये देखिए, और एरिया आपके पास दिया हुआ है 20। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी कितनी आ गई, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 18, 8 8 से 64, 6 8 14, 8 1 4 12 3, ओके, एंड मल्टीप्लाई 2 तो 3 6 हो जाएगा, 8 4 6। इसका मतलब आपके पास जो मल्टीप्लाई करके आएगा 6 4 8 और 30। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक डेसिमल के बाद, तो 6 पॉइंट इसको लिख सकते हैं 48 इंटू कितनी जीरो, 3 2 5 50। ठीक है, 3 + 2 5। सो आपके पास ये आ गया, आपके पास 6.48 इंटू 10⁵ जूल। तो ये आपके पास आ गया टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस, ये एनर्जी आ गया आपके। अब आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना, मोमेंटम के लिए आपके पास क्या आएगा, मोमेंटम के लिए, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो टोटल मोमेंटम डिलीवर टू द सरफेस, टोटल मोमेंटम ये ऐसे लिखते हैं, टोटल मोमेंटम डिलीवर, ठीक है, ये डिलीवर टू द सरफेस, उस सरफेस को कितना मोमेंटम मिला। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आपके पास, एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड, ये फॉर्मूला आपके पास, मोमेंटम इनटू स्पीड। तो आपके पास एनर्जी आ गई आपके पास, दैट इज 6.48 इस फॉर्मूले से, इंटू 10⁻⁴
5 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ 8। 3 टू ज़, इसको कट करके आपके पास कितना आएगा, 3 टू ज़ 6 और 3 1 ज़ 3, 3 6 ज़ 8, तो आपके पास आ गया 2.16 × 10⁻, ये पावर 8 है, ये 5 है, ऊपर जाके बचेगा आपके पास 3, तो 3 आ गया। तो मोमेंटम का फॉर्मूला जो यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम आ गई ये, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, तो आपके पास ये फॉर्मूला है मोमेंटम। अब आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड फाइंड आउट करेंगे हम। द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस दैट इज इक्वल टू, फोर्स क्या आएगा, P/T। ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। मोमेंटम किसके बराबर आएगा, फोर्स इंटू टाइम। तो आपके पास ये वैल्यू पुट करिए मोमेंटम की, 2.16 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई टाइम आपने कितना लिया था अभी, 1800। तो इसको अब आप सोल्व करिए, तो ये बना आपके पास 216 × 10⁻³ और यहाँ पे 18 और यहाँ पे पावर में -2 ऊपर ले जाता हूँ। सो 18 1 ज़ 18, 18 के बाद 18 1 ज़ 18, 19 20 21 3, तो 18 2 ज़ 16, तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू 12 × 10⁻⁵, और इसको डेसिमल में प्रॉपर इसमें लिखेंगे तो बनेगा 1.2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, उधर -6, और न्यूटन इसका यूनिट आ गया फोर्स का। ठीक है, सो इन दिस केस वी कैन राइट, इन केस, ठीक है, इन केस लिखते हैं, इन केस सरफेस इज ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अगर बोलते सरफेस परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो, द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज ऑफ लिखेंगे, द चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपके पास, P2 - P1। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ आपके पास, मोमेंटम आपके पास फाइनल मोमेंटम P है, और इनिशियल मोमेंटम माइनस, सो माइनस प्लस, सो आपके पास बन गया 2P। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁻⁶, इसका मतलब कितना आ गया, 2.4 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे पूछा इसने कि फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग ए 30 मिनट्स टाइम स्पैन। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर मान लो सरफेस कोई जो है परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो, जितनी आपने लाइट डाली उतना ही, जैसे ये कोई सरफेस थी, पॉलिश सरफेस थी, तो जैसे लाइट डाली वैसे ही वो रिफ्लेक्ट हो गई पूरी की पूरी लाइट। ठीक है, तो इसी तरह से ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि सरफेस जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो, तो मोमेंटम कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है आपके पास, दैट इज़ ये आपके पास है -P, सो माइनस प्लस हो गया, तो दैट इज बिकम 2P। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस साइन लिया मैंने, तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सरफेस हैज़ एन एरिया ऑफ दिस, ये वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा है लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 Wh/s फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ऐसे। ठीक है, ये नीचे की साइड लाइट पड़ रही है, तो जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो उस डायरेक्शन में जाएगी। मान लो ये मोमेंटम P है, ये P1 है और P2 है, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, P2 माइनस ऑफ दिस, माइनस ये निचली साइड आ रहा है आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -P। तो इसलिए ये मोमेंटम इज व्हाट, दिस इज P2 इज इक्वल टू P माइनस P1 इज इक्वल टू -P। तो आपके पास माइनस प्लस हो गया, इसलिए P + P लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी विल टेक द फोर्थ न्यूमेरिकल। सो हियर इट इज गिवन द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन electromagnetic wave is given by By, means magnetic field along y axis is 2 × 10⁻⁷ sin 0.5 ×
3x plus 1.5 into 10 power 11 t bracket close and Tesla is the unit of this magnetic field. So question is, first part is what is the wavelength and frequency of the wave. मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के आते हैं आपको कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। और देखिए दूसरा, देखिए राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इससे जो वैल्यू आएगी उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक्सप्रेशन करना है, एक्सप्रेशन का मतलब जो वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे उस वैल्यू को यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में। क्लियर। अब देखिए, तो आपके पास गिवन देखना, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, ठीक है। गिवन इज व्हाट, दैट इज बी वाई मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, ये देखिए क्वेश्चन में 2 इंटू 10 पावर -7 साइन ऑफ 0.5 इंटू 10 पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 पावर 11 t टेस्ला। दिस इज गिवन, ये आपको दिया हुआ है। और आपको देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो आपको लिखेंगे यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनी इसकी, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ब्रैकेट क्लोज, इसकी बहुत सारी इक्वेशन है लेकिन आपको इसी फॉर्म में लिखना है। तो दैट इज 2 पाई एक्स बाई लैम्डा माइनस न्यू टी, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी एंड टी इज द टाइम। मीन्स आपके पास ऐसी इक्वेशन है, आपको मैं ऐसे बताता हूँ। ये देखिए ये इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसी इक्वेशन थी ये। और इसको हमने इस फॉर्म में लिखा था v नॉट साइन ऑफ, और k की वैल्यू होती है, k इज अ वेव नंबर, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2 पाई बाई टी इंटू टी, इस फॉर्म में इक्वेशन थी। तो देखिए हमने इसको बाहर ले लिया, ये मीन्स इसको मैं बता रहा हूँ कि ये आया कैसे इक्वेशन, ये हमने पहले किया हुआ है। तो 2 पाई बाहर ले लिया अपने, अंदर बचा आपके पास एक्स बाई 2 पाई है, सॉरी दिस इज 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, ये बाहर लिया मैंने पाई, 2 पाई मीन्स एक्स अपॉन लैम्डा माइनस 1/t इज न्यू और टी, क्योंकि 2 पाई आपने बाहर ले लिया। तो ये इक्वेशन थी आपके पास जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इक्वेशन आई, आपको याद रखना है। अब ये टर्म यूज़ क्योंकि आपको यहाँ पे ये सारी टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। देखिए x है, इसका मतलब ये k से कंपेयर करेंगे, और ये आपके पास t है, मतलब ये ओमेगा से कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखा। आप देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, वी गेट 2 पाई बाई लैम्डा, आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इधर देखिए ये, क्योंकि इसके साथ कंपेयर करिए, ठीक है। 2 पाई बाई लैम्डा होता है वेव नंबर, तो 2 पाई बाई लैम्डा आपको 0.5 इंटू 10 पावर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ क्या आएगा आपके पास, लैम्डा वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसी इक्वेशन से। तो आएगा आपके पास 2 पाई, ये 2 पाई ये उधर चला जाएगा, अपॉन 0.5 इंटू 10 पावर 3। और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू देखिए 3.14 या 22/7 करके ये वैल्यू आएगी, अपॉन 0.5 इंटू 10 पावर 3। और जब इसको सोल्व करेंगे आप, तो सोल्व करिए, देखिए ये आ गया आपके पास 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 2 डेसिमल के बाद ये 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, और 0.5 इंटू, और इस पावर को आप ऐसे ही रहने दो 3। अब इसको डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 628 डिवाइड बाई 50, क्योंकि इसकी 2 0 नीचे आएगी, इसकी 1 0 ऊपर लगेगी। तो इसका मतलब और साथ में आपके पास इस पावर को ऊपर ले जाओ, 10 पावर -3 कर दो, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा ये, देखिए 51 ज़ा 50 और 12 बच गए, तो 128 बचे, तो 52 ज़ा 100, मतलब 1.2 और 56 ज़ा 300। तो मीन्स आपके पास 1.25 समथिंग, तो इसका मतलब 1.26 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी आपकी, इंटू 10 पावर -2, क्योंकि आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो आपके पास एक डेसिमल, तो एक इसको 1 से डिवाइड कर दिया, ये जो पावर है ना -2, तो उस पावर को हमने नीचे लेके गए एक पावर, ठीक है। तो वो आपके पास पावर 2 बची ऊपर,
इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इसका मीटर वेवलेंथ आएगी। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.26 मीटर को इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो, क्योंकि कन्वर्ट दिस मीटर इंटू सेंटीमीटर, दिस बिकम सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास देखिए क्या है ये 1 मीटर किसके बराबर आ गया आपके पास 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आ गया आपके पास 1/100 मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आगे इसको देखिए अब हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सो ऑल्सो 2πν, ये देखिए फॉर्मूले में ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया 2π/t होता है ना 2π/t, लेकिन यहाँ पे देखो आप फ्रिक्वेंसी होता है आपके पास ये, इसको देखिए 2π/t या 2πν लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मेगा होता है 2π/t, तो 2π/t को न्यू लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रिक्वेंसी आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ 1.5 इंटू 10⁻11। आपको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ से आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। देखिए इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपके पास हो गया, ये 2 0 ऊपर लग गई और 1 0 नीचे, मतलब 1 0 लगी ऊपर, और डिवाइड बाई 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे। हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको हम बड़ी पावर में ले लेते हैं 10⁻9 में, और इस चीज़ को डिवाइड करते हैं 5 0 और 2 0 और लेते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाई 628। ठीक है, तो 65000 को 628 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप कितने से डिवाइड करोगे इसको 1200 से, लगभग तक 6 3 से 18 हो जाएंगे, तो 2 से जाएगा, 6 8 2 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 1 5 6 2 ज़ा 12 6 4 4 या 4 से 2 कम 2 और अगली एक और 0 ले ली हमने। ठीक है, अब देखिए ये एक बार 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24, तो 24 से ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा, तो 3 8 ज़ा 24 3 2 ज़ा 6 और एक 7 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो ये 6 और ये 7 तो 6 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 13 8 5 ज़ा, फिर नहीं जाएगा तो लगा डेसिमल। ठीक है, अब आपके पास 6 से 48 9 54, तो 9 से जाएगा ये। ठीक है, तो आप 9 से इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास ये आंसर आएगा फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 23.9 इंटू 10 पावर, ये पावर मैंने 9 की हुई है 9 हर्ट्ज़, तो आपके पास फ्रिक्वेंसी भी आ गई। क्लियर, आगे गीगा में या गीगा हर्ट्ज़ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 23.9 गीगा हर्ट्ज़। ठीक है, हर्ट्ज़। अब पूछा हुआ सेकंड में कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम एक्सप्रेशन आपको लिखना है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा कितना 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये देखो V इज इक्वल टू बी नोट। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन करें तो बी नोट आपके पास ये दिया हुआ, और ई नोट आपके पास क्या होगा C इंटू बी नोट, क्योंकि C की वैल्यू क्या आती है ई नोट बाई बी नोट, तो ई नोट क्या आएगा C इंटू बी नोट। तो ये देखिए अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 और बी नोट की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। ई नोट इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 और 10⁻8 और -7 है, तो 1 इसका मतलब ये सीधा 60 आ गया बोल्ट पर मीटर मीन्स E इज इक्वल टू V/L होता है ना फॉर्मूला, E इज इक्वल टू V/L, तो E का वोल्ट और लेंथ का मीटर, तो मीटर इनवर्स आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके भी परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, इसके भी परपेंडिकुलर है, जो जैसे मान लो ये वेव जा रही है ऐसे करके, तो दिस वेव इज परपेंडिकुलर टू द दिस प्रोपगेशन, और मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का केस ले लें तो उसके भी परपेंडिकुलर होगी। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन बना किसी डायरेक्शन में
अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि आपके पास वाई दिया हुआ था, तो इसको आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपके वाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ वेव जा रही है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्स एक्सिस की तरफ, जो आपके पास ये जो जेड एक्सिस है उसकी तरफ होगी, जेड एक्सिस। इसका मतलब क्या है आपके पास E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है, मेगा टी और वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट पर मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ गया अलोंग जेड एक्सिस। तो बी वाई आपने ये देखो, बी वाई की मैंने वैल्यू लिखी है, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ मेगा के एक्स माइनस ओमेगा टू। तो के एक्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, के वाई माइनस ओमेगा टी। तो इस मैंने इस फॉर्म में लिखा है इस इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस वेव जा रही है तो इसलिए एक्स लिखा हो यहाँ पे, क्योंकि बी वाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस की तरफ है और जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, इसलिए ये इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आएंगे एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन, इसी तरह के बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन फिर आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद द न्यू चैप्टर, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।